नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। होली को लेकर उत्तर प्रदेश के संभल के सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है, लेकिन जुम्मा साल में 52 बार आता है। ये बयान उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि इस बार जो होली है और उसका जो जो रंग वाली होली है वो शुक्रवार की पड़ रही है और शुक्रवार के दिन मुस्लिम लोगों का जुम्मा भी होता है। उनका ये कहना है इस बात पे कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जो साल में केवल एक बार आता है। और अगर साल के इस एक बार आने वाले दिन में भी मुस्लिम समुदाय का या कुछ मुस्लिम लोगों का ये मानना है कि होली खेलने से या होली का रंग पड़ने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो वो होली के दिन घर से बाहर ना निकले। इससे कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। और साथ ही सीईओ अनुज चौधरी का ये भी कहना है कि जैसे ईद पर सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, नॉर्मली अपना काम रोज़ की तरह करते हैं और मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, गले मिलते हैं, वैसे ही होली का ये त्यौहार है। होली के दिन भी सब गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो इसलिए इन त्योहारों के मामले में किसी को भी भेदभाव या अपने मन में मतभेद नहीं रखने चाहिए। ना निकले हाँ, नहीं मेरा सीधा साफ ये है। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं। तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग ना डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। साथ ही जहां आम आदमी पार्टी लगातार रोज प्रोटेस्ट करती हुई नजर आ रही है दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की बात को लेकर, और रोज नया नया प्रदर्शन, नए नए पोस्टर्स लेकर सड़कों पर प्रोटेस्ट करती हुई नजर आती हैं, सवाल पूछती हुई नजर आती है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता जी का एक बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि किसी को ज़रूरत नहीं है याद दिलाने की कि एक दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का वादा है वो उसको पूरा करेगी। अब कितना करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, ये तो देखना बाकी है। फिलहाल आप उनका ये बयान सुनिए। किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। साथ ही जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार पर वार पे वार करती जा रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के ही नेता संजय सिंह मोदी जी पर प्रहार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। जी हाँ, आज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी जी पर आरोप लगाए कि उनकी वजह से लगातार शेयर बाजार गिरता जा रहा है। लगातार शेयर बाजार में सबके पैसे डूब रहे हैं। पहले मोदी जी कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट करिए, अपनी कमाई जो है वो शेयर बाजार में लगाइए, बैंकों में जमा करिए, लेकिन फिर बाद में शेयर बाजार जब डूब जाते हैं तो मोदी जी का एक भी बयान सामने नहीं आता है। और पैसे इन्वेस्ट करने के बाद कुछ बैंक भी जो बंद हो चुके हैं उसमें भी लोगों का पैसा डूब रहा है। इस बात पर भी मोदी जी का कोई भी बयान सामने नहीं आता है। और पैसे डुबाने के ही कार्यक्रम में मोदी जी अपने जिगरी दोस्तों को लगातार
पैसे देते चले जाते हैं, उनका कर्जा माफ़ करते चले जाते हैं। और संजय सिंह जी ने ये भी बड़ा खुलासा किया कि मोदी जी ने अपने दोस्तों को 16 लाख करोड़ दिए हैं, कुछ अपने खास दोस्तों को, और वो 16 लाख करोड़ कोई मोदी जी के निजी नहीं है, बल्कि जनता के पैसे हैं, किसान के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं, आपके और हमारे पैसे हैं, जो पैसे मोदी जी लगातार अपने जिगरी दोस्तों को देने में जुटे हुए हैं। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि खूब शेयर बाजार में आप जाइए और शेयर खरीदिए, 4 जून के बाद देश की इकोनॉमी आसमान पे पहुंच जाएगी, अर्थव्यवस्था आसमान पे पहुंच जाएगी, वो प्रधानमंत्री देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया, उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया। एक शब्द बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे, क्या कारण है इसके पीछे, और कितनी बार ठगा जाएगा इस देश का आम आदमी, कितनी बार ठगे जाएंगे इस देश के करोड़ों लोग जो अपने मेहनत और परिश्रम से कमाते हैं और पैसा अपना बैंकों में रखते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं। हर जगह उसके साथ धोखाधड़ी, हर जगह उसके साथ ठगी, हर जगह उसके साथ लूट। आपको अंदाजा है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चंद मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। यह भी फिगर बोलूंगा तो लिखते लिखते आप थक जाओगे। 16 लाख करोड़ रुपए, ये 16 लाख करोड़ रुपए मेरे दोस्तों किसका है? क्या ये प्रधानमंत्री जी का पैसा है? क्या ये आरएसएस के लोगों का पैसा है? क्या ये बीजेपी वालों का पैसा है? नहीं, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी, इस देश की माताएं बहनें, इस देश के करोड़ों लोग, इस देश के मीडिया वाले, इस देश के वकील जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बचाते हैं, वो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, इसलिए कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए कि उनको ब्याज मिलेगा, इसलिए कि बेटी की शादी होगी तो वो पैसा निकाल पाएंगे। लेकिन उन्हीं पैसों को अपने दोस्तों को बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री जी ने लोन दिया। आपका पैसा लाखों करोड़ रुपए बैंकों में जमा है, उठाया अपने दोस्तों को दिया। कितना दिया? 16 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ने पैसा लूट लिया, फर्जी कंपनियों में लगाया, मॉरिशस लेके चले गए पैसा, अलग अलग दुनिया के देशों में लेके चले गए, और जब उनके ऊपर कार्रवाई की बात हुई तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाग जाओ यहां से। भाग गए विजय माल्या, भाग गए नीरव मोदी, भाग गए मेहुल चोकसी, जो प्रधानमंत्री जी जिनको अपना भाई कहते हैं। देश का हजारों लाखों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान के ये चंद पूंजीपति जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। पैसा आपका डूब गया। आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। आप बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, सरकार आपसे टैक्स के ऊपर अनाप शनाप टैक्स लगा के आपसे पैसे वसूलने का काम करती है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जी हाँ, ये वही एक्ट है जिसके तहत आपसे निजता का, आपसे जानकारी का अधिकार छीना जा रहा है। आरटीआई के थ्रू अब तक हम किसी की भी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते थे, कोई भी सवाल पूछ सकते थे, लेकिन अब उस अधिकार को भी आपसे और हमसे छीना जा रहा है। आरटीआई के तहत हम अब तक जो भी काम करते थे, जो भी जानकारी प्राप्त करते थे, अब हम वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके नियम में बदलाव किए जा रहे हैं डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट के सहारे। और इस बात की पूरी जानकारी कांग्रेस नेता सुप्रिया श्री ने द्वारा दी गई है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज सवाल यह है कि सूचना के अधिकार को क्या सूचना ना देने का अधिकार बनाया जा रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो एक क्रांतिकारी कानून था, जिसने इस देश के लोगों को यह ताकत दी कि वो अपनी सरकार से जवाब मांग सके, क्या उसको निष्क्रिय करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? और हाँ, इसका जवाब बिल्कुल हाँ है।
अगर सरकार का बस चले तो ये जो सूचना का अधिकार है, ये सूचना ना पाने का अधिकार जरूर बन जाएगा। अगर सरकार का बस चले तो संभवतः अगली बार आपको मंत्रालयों से, डिपार्टमेंट से, सरकार से जो आंकड़े, जो जानकारी चाहिए वो नहीं मिलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। सबसे पहला सवाल, आरटीआई को कैसे निष्प्रभावी बनाया जा रहा है? आरटीआई को टूथलेस बनाने का, इनइफेक्टिव बनाने का, निष्प्रभावी बनाने का काम ऐसे किया जा रहा है कि आरटीआई 2005 की जो एक्ट है उसको डीपीडीपी एक्ट 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से संशोधित करके निष्प्रभावी बनाया जा रहा है। अब दूसरा सवाल, ऐसा कैसे किया जा रहा है? डीपीडीपी 2023 से कैसे किया जा रहा है? आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 8(1)J में निजी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। संशोधन के माध्यम से डीपीडीपी 2023 से संशोधन किया गया और उसके माध्यम से अब यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निजी जानकारी, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी जाएगी। यह असल में कुछ नहीं, ये गोपनीयता के पीछे छुपकर सूचना पर प्रतिबंध लगाने का तरीका है। अब आप संभवतः ये जरूर पूछेगा कि जब ऐसा होगा तो अभी हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट तो 2023 का है। बिल्कुल सही है। ये डीपीडीपी एक्ट 2023 संसद में तब पारित हुआ था जब अधिकांश सांसदों को, आपको याद है, बड़ी संख्या में निलंबित कर दिया गया था। सरकार ने इसके नियम, इसके रूल्स नोटिफाई नहीं किए थे और उसको सार्वजनिक पटल पे रखकर परामर्श मांगा गया जनता से। एक पब्लिक कंसल्टेशन किया जाता है, उसकी तारीख आज खत्म हो रही है पब्लिक कंसल्टेशन की। तो सरकार का अगर बस चलेगा तो ये जो कानून है, ये इसके रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे और जो आरटीआई 2005 का है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। आप सरकार से सवाल जवाब नहीं मांग सकते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आरटीआई में इतनी बड़ी बात क्या, आरटीआई महत्वपूर्ण क्यों है? आरटीआई एक क्रांतिकारी अधिनियम है, एक क्रांतिकारी कानून है जिसने इस देश के लोगों को ताकत दी कि वो सरकारों से जवाब मांग सके, वो सूचना मांग सके। इस देश की गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाया, पारदर्शिता लाए और साथ ही साथ सरकारों को जवाबदेह बनाया, जो एक लोकतंत्र में होना चाहिए। आरटीआई के माध्यम से बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए। आरटीआई के माध्यम से पॉलिसी में नीति की खामियां उजागर हुई। आरटीआई के माध्यम से तमाम ऐसी जानकारी मिली जिससे पता चला कि कौन वंचित रह जा रहा है। आरटीआई के ही माध्यम से बड़े बड़े मानवाधिकार के जो उल्लंघन होते हैं या जो नियमों का उल्लंघन होता है वो पता चला। आरटीआई के माध्यम से राजनेता हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए या जजेस हो गए, उनकी कितनी कैसी संपत्ति है ये सब भी पता चली। और आरटीआई ने लोगों को जो शक्ति विहीन थे उनको शक्ति दी, शक्तिशाली बनाया। अब सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या लेकिन आरटीआई में वास्तव में निजी जानकारी या व्यक्तिगत जानकारी देकर उल्लंघन किया जा रहा था? कतई नहीं, ये सफा सफेद झूठ है। सेक्शन 8(1)J पूरी तरह से कहता था कि अगर जो जानकारी मांगी जा रही है वो पब्लिक एक्टिविटी, मतलब कोई जनहित में या किसी जन कार्यक्रम की नहीं है या इससे किसी की प्राइवेसी का, इससे किसी की निजता का उल्लंघन होता है, तो वो नहीं साझा की जाएगी। ये प्रोविजन था उसमें और ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है कि उससे किसी की निजता का हनन हो रहा था। तो क्या होगा अगर आरटीआई कमजोर हो जाएगा? सबसे पहली चीज होगी कि आपकी ताकत चली जाएगी सवाल पूछने की। सबसे पहली चीज होगी कि कौन से वो बड़े बड़े पूंजीपति थे जो इस देश का करोड़ों रुपए डुबाकर विलफुल डिफॉल्टर बनके भाग गए। आपको नहीं पता चलेगा कि कौन से पूंजीपतियों ने कितना विलफुल डिफॉल्ट किया। आपको नहीं पता चलेगा कि बैंक ने किन बड़े बड़े पूंजीपतियों की, क्रोनी कैपिटलिस्ट के कितने बड़े बड़े लोन माफ किए। आपको नहीं पता चलेगा कि नौकरशाहों की, जजेस की, नेताओं की अपनी आय से कहीं पर कितनी बड़ी संपत्ति है। आपको लाभार्थी नहीं पता चलेंगे। आपको मनरेगा में किसको कितने दिन काम दिया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा। आपको राशन की दुकानों से किसको कितना राशन दिया जा रहा है, सरकारी योजनाओं के कौन लाभार्थी हैं, कौन उससे छूटे जा रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जनता की पहुंच से, जनता की सूचना के अधिकार से बाहर हो जाएंगी। अब एक सवाल बार बार उठता है कि क्या ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता और निजता, प्रिवेसी एक दूसरे के विरोधाभास में है? बिल्कुल नहीं। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में पारदर्शिता और निजता एक साथ हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिलाते हैं
और लोकशाही में ऐसा होना चाहिए। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि डीपीडीपी अधिनियम 2023 के द्वारा जो आरटीआई एक्ट 2005 में संशोधन किया गया है, उससे आपके हक, आपका सूचना मांगने का अधिकार, आपकी जवाब मांगने की शक्ति छीन ली जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमारे हाथ में ये ताकत है। हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें जानने का अधिकार है। अपनी पाई पाई का हिसाब हम मांग सकते हैं। अपने नेताओं को, अपने नौकरशाहों को, अपने जजेस को हम जवाबदेह बना सकते हैं। जिस दिन ये अधिकार छीन लिया जाएगा, आप एक राजा की प्रजा बन जाएंगे और उसके राजे रजवाड़ों की तरह सिर्फ नारेबाजी करिएगा। देखिए, इंडियन रेलवे की हालत कितनी बिगड़ चुकी है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि रेलवे अधिकारी खुद चलती रेल में से कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं। क्या यही स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस अभियान को आगे बढ़ाया गया स्वच्छ भारत अभियान के नाम से, लेकिन लगता है कि ये सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है स्वच्छ भारत अभियान का। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे। ऐसे बाहर फेंका तो कौन? ये देखो, फिर क्यों ये डिस्टेंस क्यों लगा रखा है इधर? ये है इंडियन रेलवे की हालत। सीनियर कर्मचारी सारा कूड़ा उठा के बाहर फेंकते हुए। ये देखिए क्या हालत है इंडियन रेलवे की। और ये बोलते हैं देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे बढ़ेगा देश आगे? तो आप बात करें भाई, ऐसा नहीं करने का। ये क्यों रखा है फिर? ये बताओ। ये देखो, पब्लिक के बाहर फेंकते हैं। इकट्ठा कर रही है, ये सब बाहर फेंक। ये देखिए भाई। साथ ही जेडीयू नेता तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार बजट सत्र के दौरान जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा कि 5 साल के अंदर उनकी सरकार आते ही 5 साल के अंदर वो बिहार को अग्रणी राज्य बना देंगे और किसी के भी ऊपर किसी भी बात का दोष ना डालते हुए आगे की ओर देखकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हम बिहार वासियों को कहना चाहते कि जिस दिन सत्ता संभालेंगे उस दिन से आगे की ओर देखना शुरू करेंगे और किसी को दोष नहीं देंगे, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। 5 साल के अंदर बिहार को अग्रणी राज्यों में लेकर के जाने का काम करेंगे।